नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा में मौजूद हूं और हमारे साथ मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में आपको बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर में भी चर्चा लगातार बना हुआ रहता है। वजह यह है कि सिमरी बख्तियारपुर इनका घर भी है, साथ ही साथ सिमरी बख्तियारपुर पर विशेष इनका ध्यान भी रहता है और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सिमरी बख्तियारपुर में इन्होंने जो विकास का कार्य किया है वो कहीं छुपाने के लायक नहीं है और किसी से ये छुपा नहीं है। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से विकास के प्रति ये लगातार लगे हुए रहते हैं। ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ हम बात करेंगे कि सिमरी बख्तियारपुर का विकास कैसे होगा। सिमरी बख्तियारपुर में बहुत कुछ नहीं है जिसको लेकर के ये आगे क्या करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो एक महत्वपूर्ण सड़क पास हुई है, 6 लेन सड़क पास हुई है, एक्सप्रेस वे, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या बिदुपुर वाली जो सड़क है जो पूर्णिया तक आती है उससे बख्तियारपुर वासियों को, पूर्णिया वासियों को, सुपौल मधेपुरा वासियों को, क्योंकि उसका जो बनाया गया है, जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, कहीं ना कहीं जो एमपी साहब बड़े सोच समझ करके काम किए कि मधेपुरा वाले को उससे फायदा हो जाए, बख्तियारपुर वालों को भी फायदा हो जाए, सहरसा वालों को भी फायदा हो जाए, पूर्णिया वालों को भी फायदा हो जाए, इस तरीके का है। इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं, बिदुपुर वाली जो सड़क है उसका मतलब किस तरह से, मतलब आप उस पर दिमाग लगा के काम किए जिससे इतने लोगों को कनेक्ट आप कर पा रहे हैं? सर देखिए, अभी इस इलाके के लोगों को पटना जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन पहले जो ज़माना था उसमें तो बहुत दिक्कत थी। बाद के दिन में बलुआहा वगैरह में पुल बन गया तो काफ़ी सहूलियत लोगों को हो गई। लेकिन हम सोचे कि ये ऐसी व्यवस्था करावें जो बहुत कम समय में सिर्फ सिमरी बख्तियारपुर के लोग नहीं बल्कि पूर्णिया के लोग को भी पटना जाने में बहुत कम समय लगे। पूर्णिया से पहले लोग जाते थे पटना, तो उत्तर दिशा से जब जाते थे तो पूर्णिया से अररिया, फारबिसगंज, फिर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, फिर दक्षिण दिशा मुड़ के लोग पटना जाते थे। और यदि पूर्णिया से निकलते थे कुर्सेला तो फिर बेगूसराय, मोकामा होके, बाढ़ होके लोग पटना जाते थे। लंबी दूरी थी। लेकिन यह जो सड़क स्वीकृत हुआ है पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, वह पटना से चल के कच्ची दरगाह में जो पुल बन रहा है उससे निकल के बिदुपुर से शुरू होके वह सिमरी बख्तियारपुर, उदा किशुनगंज और पूर्णिया तक सड़क जाएगी। बीच में तो दलसिंह सराय वगैरह भी उसमें आएगा। तो इसी बजट में तो राशि की भी घोषणा हो गई। वित्त मंत्री जी जब समान बजट लाए थे उसी में से हुआ कि 26,000 करोड़ रुपया हम बिहार में रोड सेक्टर में देंगे। उसमें से पहला था पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे, दूसरा था बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे और 2-3 छोटा छोटा बाईपास संपर्क सड़क है। और बक्सर के गंगा नदी पर 2 लेन अतिरिक्त पुल भी उस राशि से बनेगा। तो पहले भी इसका टेंटेटिव सर्वे हुआ था, उसमें 12,000 करोड़ रुपया जो इस पर खर्च होगा उसका भी प्रावधान किया गया है इस बार। तो हम समझते हैं कि पहले तो घोषित नहीं था बजट के माध्यम से, हम लगे हुए थे 2021 से ही, तो डीपीआर वगैरह बनने का आदेश हुआ था, काम भी कुछ हो रहा था। लेकिन चूँकि राशि की व्यवस्था कैबिनेट से नहीं हुई थी इसलिए धीमी गति से काम चल रहा था। लेकिन जब अब बजट में प्रोविजन हुआ तो पूरे गति से इसमें अब काम होना है। हम समझते हैं कि छोटा रीच है और बिहार का पहला एक्सप्रेस वे होगा जो सबसे पहले बन के तैयार होगा। और इसके बनने से लोगों को, पूर्णिया के लोगों को 3 घंटा और सिमरी बख्तियारपुर के लोग तो 2 घंटा में ही पटना चले जाएंगे। तो यह लाभ सिमरी बख्तियारपुर को होगा। आप जानते हैं कि आज के दिन में जब यह सड़क बनेगा तो पहले से भी जितने विकास के काम सिमरी बख्तियारपुर में रोड के मामले में हो रहा है, तो सिमरी बख्तियारपुर तो विकास का एक हब हो गया। उसको सिमरी बख्तियारपुर में स्टेट हाईवे जो मानसी से हरदी चौगरा निकलेगी सिमरी बख्तियारपुर से जाएगी, और नेशनल हाईवे 107 जो है महेशखूंट से सोनबरसा राज और सिमरी बख्तियारपुर बड़ियाही सहरसा मधेपुरा होके पूर्णिया जाती है, वह भी सिमरी बख्तियारपुर से गुजरेगा वो। और अभी एक्सप्रेस हाईवे उसी से गुजरेगा। तो अन्य विकास के अलावा सिमरी बख्तियारपुर में
सो यह ऐसा विकास होगा कि सिमरी बख्तियारपुर को आप किससे तुलना कीजिएगा तो आप बखूबी आप लोग तो इसी में है, आप करिएगा। लेकिन बख्तियारपुर को विकास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। प्रखंड था तो अनुमंडल हो गया, अनुमंडल जब हो गया तो कई तरह के अनुमंडल कार्यालय भी बन गए, अस्पताल भी उसमें बनवा दिए, और दिन प्रतिदिन जो भी और सब जैसे जेल वगैरह भी बनना है, अनुमंडल हो गया तो जेल भी बनेगा। तो करने को अभी अब बख्तियारपुर के लिए कुछ नहीं है, लेकिन विकास से हताश होने की भी जरूरत नहीं है। फिर कुछ ऐसी योजना आएगी तो उसको भी बख्तियारपुर में डालेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दो ऑलरेडी पटना जाने के लिए लोगों को सड़कें थी, आपको इधर से चले जाइए, उत्तर से चले जाइए, दक्षिण चले जाइए, लेकिन आपको क्या मन में चला वो भी सन 2021 में कि आपको एक सीधा अलाइनमेंट खींचा जाए, और आपको क्या भरोसा था सर कि ये सीधा अलाइनमेंट खींचा हुआ रोड तैयार कर दिया देखिए, जाए? भरोसा से हम नहीं चलते हैं। आप लोगों को जानकारी नहीं होगा, पहली बार जब हम सांसद हुए थे तो इस इलाके में तो आज़ादी के 63 बरस बीत गया था, बड़ी रेल लाइन नहीं आई थी। और जब हम सांसद हुए, संजोग ठीक था, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री हुए, तो उनसे हमने कहा कि आप पड़ोस के रहने वाले हैं और हम लोग का दुर्गति है, हमको बड़ी रेल लाइन आप करा दीजिए। और 1 जून को सरकार बनी थी यूपीए की, 13 दिन की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी, वाजपेयी साहब की। सरकार गिर गई तो यूपीए की सरकार बनी, आदरणीय देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री हुए, रेल मंत्री भाई रामविलास पासवान जी हुए। तो 1 जून को इनका शपथ ग्रहण हुआ और 16 जून को बिहार के सांसदों की इन्होंने बैठक बुलाई। उसी बैठक में बहुत बात हुई, बहुत बात हम वहाँ के अफसर को कह दिए कि आप उस इलाके को ठगते रहे, बार बार जाते हैं कि कहते हैं कि हम उसको अमान परिवर्तन करेंगे मानसी से फारबिसगंज, लेकिन कितना दिन बीत गया। हम तो मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, सलखुआ हॉस्टल में रहते थे, जब अखबार पढ़ने का होश हुआ तो उसी समय से देख रहे सुन रहे हैं कि बड़ी रेल लाइन होगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ, क्योंकि पिछड़ा हुआ इलाका था और लोग संघर्ष करना नहीं जानते। नहीं तो आप लोग का जिस तरह से यह बयान अनर्गल आता था ठगने वाला, तो आप लोग के ऐसे लोग का तो हत्या हो जाना चाहिए उस इलाके में। रेल मंत्री जी कहे कि नहीं नहीं, इस तरह से नहीं बोला जाता है। तो खैर वो बात ख़त्म हो गई और 16 जून को जो बैठक हुई और 16 जुलाई को जो रेल बजट आया तो मानसी फारबिसगंज इंक्लूड हो गया उस बजट में। धूम मच गया कि अमान परिवर्तन होगा, अरिमान परिवर्तन होगा, तो उसको तो बड़ी रेल लाइन हो गया। तो आप जो कहे कि क्या आपको उम्मीद था ये, तो एक सड़क थी जो लेटरल रोड के नाम से जाना जाता था, वह सड़क था बरेली से अमीन गांव। जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ था तो भारत बुरी तरीके से हार गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने समीक्षा की कि हार के कारणों में से एक कारण यह भी आया कि सीमा के सटे सटे सड़क नहीं रहने से सैनिक का खाद्य सामग्री अस्वस्थ जाने में दिक्कत के चलते भी हम हार गए। तो पंडित जी उसी समय में निर्णय लिए थे कि बरेली से अमीन गांव तक हम सीमा के सटे सटे हम सड़क बनाएंगे। उस समय तो नेशनल हाईवे होता नहीं था, तो लेकिन नेशनल हाईवे के तरह सड़क की स्वीकृति उन्होंने दी। लेकिन दुर्भाग्य कि जब सड़क बनने का समय आया तो बरेली से मुजफ्फरपुर आके इधर इसको बॉर्डर के तरफ नहीं मोड़ के उसको आपको समस्तीपुर बेगूसराय, चूँकि बेगूसराय के जो राजनीतिक थे थोड़ा बहुत कॉन्शस थे, उसमें श्री बाबू वगैरह थे, उस सड़क को मोड़ दिया। फिर खगड़िया होते हुए पूर्णिया गया, पूर्णिया से फिर अमीन गाँव सड़क गया। तो हम उस सड़क में लग गए कि ये सड़क कैसे बनेगा। काहे कि हम सहरसा से सांसद होते थे तो हमारा इलाका सुपौल भी था, निर्मली वाला भी इलाका बीरपुर उरपुर इसी क्षेत्र में था, तो निर्मली जाने में बहुत कष्ट होता था। तो सोचे कि कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे
और उनसे मिल के इस बात को हम चलाए। चलते 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 जब केसरी समर्थन वापस ले लिया उनसे, वो भी बहुत कम दिन ही रहे, तो अंतिम मोमेंट में उस सड़क की हम स्वीकृति कराए। तो जब हम ये रेल हो गया तब हम इसमें लगे, तो अरुण हमारा था, वो कलतवा है, हमारा पिया था, वो कहता था हमको, चाचा क्यों परेशान आप होते, कांग्रेस वाला तो एक काम करता है और 3 चुनाव उसी पर लड़ता है। तो हम उसको कहते थे तुम क्यों परेशान होते जी, मटेरियल खोज के हम लाते हैं, डिक्टेशन हम देते हैं, टाइप तुम करा के लाते हो, मंत्री के यहाँ जाते हैं तो गाड़ी से तुमको ले जाते हैं, और उन लगे रहो न, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। उस सड़क भी हो गया NH57, जो छोटा हुआ भाग था मुजफ्फरपुर से दरभंगा होते, निर्मली से ही आपको फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, NH57 स्वीकृत हुआ। बाद में जो 99 में वाजपेयी साहब आए तो कुछ समय के लिए वो पीरियड हम लोग का भी गैप हो गया, 13 महीना हार गए। तो जब वाजपेयी साहब आए तो उनका एक कंसेप्ट आया कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, मतलब पूरब से पश्चिम, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर से दक्षिण, देश को हम जोड़ेंगे, और गोल्डन कॉरिडोर, मतलब 4 महान नगर जो है उस सभी को हम 4 लेन सड़क से जोड़ेंगे। उसके लिए 54,000 करोड़ रुपया अलग फिक्स डिपॉजिट हो गया, उस पैसे से यह काम होगा। और समय भी निर्धारित हुआ कि 2006 तक इसको हमको कर देना। तो जब ये होने लगा तो हम सोचे कि नेशनल हाईवे में कोसी पर पुल उल वगैरह बनने में बहुत समय लगेगा, तो लग के वो ईस्ट वेस्ट के कॉरिडोर को राजनाथ सिंह वगैरह आ गए थे, उसमें अनंत सिंह थे सेक्रेटरी उनके, सदिया के सीनियर IAS थे, तो उनसे लग के अलाइनमेंट हम NH57 करा दिए, 4 लेन का, 4 लेन बन के तैयार हो गया। इसीलिए मन में सोचेंगे कि हो ही जाएगा, कैसे होगा, इसलिए पासा फेंकना चाहिए। आज तक हम जिस काम में हाथ लगाए कोई काम हमसे नहीं छूटा, लेकिन यह सोच के हम थोड़ा करते हैं कि इसको करिए देंगे, लेकिन उसमें लगते हैं, संजोग आता है कि हो जाता है। उसी तरह से इस एक्सप्रेस हाईवे में लगे थे, एक समय आया, परिस्थिति भी ठीक बना और वह भी हो गया। 12,000 करोड़ रुपया तो इस सेक्टर पर खर्च होगा। 6 लेन सड़क बनेगा, जब बनेगा तब लोगों को कितना मज़ा आएगा, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। वो अभी सिमरी बख्तियारपुर होके जाएगा। 3 समस्या है सर। 3 समस्याओं में सबसे बड़ा समस्या ये है कि सिमरी बख्तियारपुर से कहीं भी जाने के लिए बस की सेवा नहीं है सर, कि ट्रेन ही एक माध्यम है। ट्रेन अगर छूट गई तो कहानी आपका समाप्त हो गया, पहला सर। दूसरी समस्या ये है कि सिमरी बख्तियारपुर के अंदर उद्योग धंधा का कोई व्यवस्था नहीं है आपके तरफ से, क्योंकि सर आप आशा जो है सभी जनप्रतिनिधि से लोगों का छूट चुका है। क्योंकि बहुत सारे जनता की हम बात लेकर के हम आए, मैं पर्सनली अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे जनता ने हमें क्वेश्चन किया कि सर से आप एक बार क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि आप कुछ करने के लायक नहीं है। तो पहला ये कि सिमरी बख्तियारपुर में कुछ उद्योग धंधा का व्यवस्था आप करवा दीजिए, साथ ही साथ जो है एक बस की सेवा हो जाए, और सहरसा में सर हवाई यात्रा का कुछ आपके तरफ से अगर कुछ पहल हो सकती है तो सर इस पर बात। देखिए, प्रश्न आपका बस के लिए है। नहीं, पहले तो आप कहे कि वहाँ के जनप्रतिनिधि से लोग को विश्वास उठ गया, क्या यह नहीं मानते कि हम भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? लंबे समय तक वहाँ से हम विधायक रहे, लंबे समय तक वहाँ से हम सांसद रहे। वैसे तो मेरा घर है, कोई करे कि नहीं करे, हमको तो करना है, हमसे जो बन पाता है उसको करते हैं। रही बस की बात, तो हम बस भी चलाए थे सिमरी बख्तियारपुर से, बहुत लोग को नहीं पता होगा, लेकिन बस आती थी वहाँ से तो फिर बलुहा होके घूम के जाती थी। वहाँ के लोग बस ट्रेन पकड़ के पटना निकल जाते हैं, तो पैसेंजर वगैरह में भी दिक्कत होती थी। तो फिर तो हम MPR बन के चले गए, तो वह बंद हो गया, उसको कोई फिर परसू करने वाला नहीं हुआ। तो बस की वही स्थिति हो गई। जहाँ तक उद्योग धंधा लगाने की बात है, हम तो बिहार सरकार में उद्योग मंत्री भी रहे। भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार के स्तर से अब उद्योग सरकार लगाने का सरकार का पॉलिसी नहीं है। सरकार का पॉलिसी है कि यदि कोई आदमी आएगा कैपिटलिस्ट कोई उद्योग लगाने के लिए तो हम इंसेंटिव उसको देंगे। ज़मीन खरीदने में उसको जो रजिस्ट्री शुल्क होता है वह नहीं लगेगा, बिजली पर सुविधा देती है, सेल टैक्स 5 महीने तक
उसको कम से कम लगे उसकी सुविधा देती है। इसमें तो कहीं न कहीं प्राइवेट लोग को आना पड़ेगा। इसलिए पहले भी हम प्रयास किए थे कि इस इलाके में भी उद्योग आवे, लेकिन सरकार की पॉलिसी बदल गई, इसीलिए कि जितने सरकारी उद्योग लगे थे, राइस मिल वगैरह, सब इसीलिए बंद हो गया कि जब सरकारी उद्योग रहता है तो यूनियनबाजी उसमें इतना होता है कि साला उसका भट्टा बैठ जाता है। एक आपको बिरला का चीनी मिल है हसनपुर में, उसका चल रहा है, लेकिन जितना दरभंगा वगैरह मधुबनी में सूत मिल, पेपर मिल, उधर उस साइड में गन्ना मिल, सबका भट्टा बैठ गया, कुछ चला ही नहीं। इसीलिए भारत सरकार भी निर्णय लिया, जो उद्योगपति आएगा तो उसको सहायता हम देंगे, और बहुत उद्योग लग भी रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर एक भी नहीं लग रहा। और सर हवाई यात्रा को लेकर के सर आपका क्या? देखिए, सरकार की योजना है, भारत सरकार की, हम सभी जगह लोगों को हवाई जहाज की सुविधा हम दें। अभी अपने यहाँ जो हवाई अड्डा बना हुआ जो स्टेट गवर्नमेंट का है, 1000 फीट का रनवे है। तो बिहार में कुछ हवाई अड्डा को लोग ले रहे हैं, जैसे ग्रीन एयरपोर्ट राजगीर में होगा, ग्रीन एयरपोर्ट दरभंगा, भागलपुर में होगा। पहले से पूर्णिया में जो काम रुका हुआ था वह भी शुरू हो गया, दरभंगा का तो परिचालन शुरू हो गया, अन्य सुविधा के लिए काम हो रहा है। तो इसके लिए भी राशि भारत सरकार स्वीकृत प्रिंसिपली कर दी है, और यह 1000 फीट का रनवे और बढ़ेगा, जिस पर 30 सीट का जहाज जो है, चाहे एयर एम्बुलेंस वगैरह भी यहाँ आने में नहीं आता, दरभंगा उतरता है तब लोग वहाँ से उपयोग करके जाते हैं। तो 30 सीट वाला जहाज एयरक्राफ्ट कैसे आवे, उसके लिए जो जो सुविधा होगी, उसके लिए बिहार सरकार को चिट्ठी आ गया, और चिट्ठी शायद अब भेजेंगे जिला में लोग, और जमीन अधिग्रहण की बात शुरू होगी, और पैसा वगैरह के लिए प्रिंसिपली सहमति भारत सरकार की हो गई जी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपके हर सवाल का जवाब जो है सांसद दिनेश यादव ने साफ तौर पर दे दिया है। कहा है कि आपका हवाई यात्रा जो सहरसा में होना है वो भी बहुत जल्द होगी, सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और हम भी लगातार लगे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने उद्योग धंधे के ऊपर कहा है कि अब सरकारी पर से तो आप भरोसा उठा दीजिए, क्योंकि सरकार की पॉलिसी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप लोगों को, क्योंकि अभी के टाइम में हर किसी के पास कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा है, और उन लोगों को, उन उद्योगपतियों को बाहर आना पड़ेगा, उन उद्योगपतियों को जो है आगे आना पड़ेगा, जिसमें सरकार भी आपको कोऑपरेट करेगी, सरकार भी आपको छूट देगी, आपको विशेष सहायता देगी। आप आकर के उद्योग धंधा लगाएं, उसमें आपको कोऑपरेट किया जाएगा। साथ ही साथ विकास के मुद्दे पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आप इधर उधर भटक रहे थे, आप सिमरी बख्तियारपुर में 3-3 जगह से 3-3 मुख्य सड़कें हो गई है, अब पटना जाना बहुत आसान हो गया है, मात्र 2 घंटे में आप पटना पहुंच जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि सुबह लोग निकलते थे तो शाम में पटना पहुंचा करते थे, लेकिन अब अपने गाड़ी से आप निकलिएगा, मोटरसाइकिल से निकलिएगा, आप 4 व्हीलर से निकलिएगा तो मात्र 2 घंटे में पटना पहुंच जाइएगा। ये बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब आने वाली पीढ़ी, ये कल रहे ना रहे, लेकिन आने वाली पीढ़ी जरूर याद करेगी कि सिमरी बख्तियारपुर में विकास की गाथा अगर कहीं गाई गई है तो वो दिनेश यादव की वजह से गाई गई है। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़।